हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर स्मृति किरण साइमंस, विषय जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। आज इस विषय के अंतर्गत हम फेमिनिज्म पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। आज हम समझेंगे कि वे कौन कौन से मुख्य कारण हैं जिन्होंने नारीवाद और नारीवादी आंदोलन को जन्म दिया है। जानेंगे कि किस प्रकार नारीवाद ने नए समाज में नारियों के अस्तित्व की नींव रखी। मेरे इस वीडियो बनाने का एकमात्र कारण सिर्फ ज्ञान में बढ़ोतरी करना नहीं है, अपितु हर एक व्यक्ति में नई सोच को विकसित करना है, जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन आए। आशा है कि ये वीडियो आपको और अन्य लोगों को प्रेरित करेगा और वे दुनिया में बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। यदि आप किसी भी अन्य शिक्षा संबंधित विषय में वीडियो देखना चाहते हैं तो आपके सुझाव YouTube कमेंट बॉक्स पर आमंत्रित हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि नारीवाद आंदोलन किन मुख्य उद्देश्यों को समझाना चाहता है। यह फेमिनिस्ट मूवमेंट एम एट अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहला है द पावर स्ट्रक्चर्स इन द सोसाइटी, या कहें समाज में सत्ता संरचनाओं के बारे में। दूसरा है मेल डोमिनेशन, पुरुष वर्चस्व के बारे में। तीसरा है सोशल प्रैक्टिसेस, सामाजिक प्रथाओं के बारे में। चौथा है सोशल इंस्टीट्यूशन, सामाजिक संस्थाओं के बारे में। यहाँ हम देखते हैं ये जो चार मुख्य उद्देश्य हैं जिसको नारीवाद समझाना चाहता है, ये वो कारण हैं या ये वो उद्देश्य है जिसके कारण आज समाज में स्त्रियों का अस्तित्व खत्म हो गया है या समाप्त हो गया है। ये वो चार कारण हैं कि अगर इन कारणों में कोई अच्छी व्यवस्था आ जाए, अधिकार आ जाए या इनमें मॉडिफिकेशन हो जाए तो नारी का उत्थान हो सकता है। तो आइए इन पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं। अब हम पहले पॉइंट पे बात करते हैं, द पावर स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। टीवी पर आपने एक विज्ञापन देखा होगा जिसमें दो सहेलियां बहुत दिनों बाद मिलती हैं, सुषमा और मीना। सुषमा मीना से पूछती है, क्या कर रही है तू? मीना घर से कहती है, बैंक में नौकरी कर रही हूँ। और तू? पहले कुछ झेपते हुए कहती है, मैं तो बस हाउस वाइफ हूँ। ये विज्ञापन दिखाता है कि हमारे समाज में हाउस वाइफ को किस तरह कमतर आंका जाता है, कि यूँ कहें कि वह स्वयं में खुद को कमतर समझती है, जबकि उसका योगदान वर्किंग वुमेन के मुकाबले कम नहीं होता है। एक हाउस वाइफ की नौकरी ऐसी नौकरी है जहां उसे पूरा दिन काम करना पड़ता है, जहां उसे कोई छुट्टी नहीं मिलती, कोई प्रमोशन नहीं मिलता, कोई सैलरी नहीं मिलती है। हम आगे देखते हैं, एक महिला शादी के बाद नई घर गृहस्थी में जाती है। वह सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक अनगिनत सबसे मुश्किल कामों को करती है। अगर हम यह कहें कि घर संभालना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है तो शायद गलत नहीं होगा। दुनिया में सिर्फ यही एक ऐसा पेशा है जिसमें 24 घंटे 7 दिन आप काम करते रहते हैं, हर रोज़ क्राइसिस झेलते हैं, हर डेडलाइन को पूरा करते हैं, और वह भी बिना छुट्टी के। सोचिए, इतने सारे कार्य के बदले में वह कोई वेतन नहीं लेती, वह उफ तक नहीं करती। उसके परिश्रम को सामान्यतः घर का नियमित कामकाज कहकर विशेष महत्व नहीं दिया जाता। साथ ही उसके इस कार्य को राष्ट्र की उन्नति में योगभूत होने की संज्ञा भी नहीं मिलती। जबकि उतना काम नौकर चाकर के द्वारा कराया जाए तो अवश्य ही एक बड़ी राशि वेतन के रूप में चुकानी पड़ेगी।
घर के लगभग सभी कामों का दायित्व एक महिला अपने ऊपर ओढ़ती है। फिर भी इस दृष्टि से नहीं सोचा जाता कि वह भी आर्थिक योगदान दे रही है। ऐसी महिला घर की इनकम में सीधा कुछ नहीं जोड़ती, इसीलिए उसके काम की कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं समझी जाती। जीडीपी के नाम से देश की दौलत का जो सालाना हिसाब लगाया जाता है, उसमें वही इनकम शामिल होती है जिसमें पैसे का लेन देन हुआ हो। ये कहने की ज़रूरत नहीं कि परिवार में एक हाउसवाइफ की क्या अहमियत होती है और उसके बिना समाज नहीं चल सकता, लेकिन उसके काम को अनुत्पादक समझ लिया जाता है, उसकी हैसियत को गिराया जाता है और उसकी अस्मिता और अस्तित्व को ख़त्म कर दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक पुरुष एक कंपनी में काम करता है। निश्चित अवधि एवं निर्धारित दिनों तक काम करने के बाद उसे एक निर्धारित राशि वेतन के रूप में मिलती है। उसके इस कार्य को और उसके इस क्रम को राष्ट्रीय उन्नति के योगदान के रूप में देखा जाता है। यह माना जाता है कि देश के आर्थिक विकास में अमुक पुरुष का योगदान महिला से ज़्यादा है। यह हम देखते हैं कि जो पुरुष है उनकी इस वेतन राशि को बहुत महत्व दिया जाता है। उनको उनके कार्य के बदले में एक वेतन मिलता है, एक प्रोत्साहन मिलता है, एक वैल्यू मिलती है। मगर दूसरी ओर हम देखते हैं कि महिलाओं को घर का कार्य करके कोई वेतन नहीं मिलता, इसलिए उनकी कोई वैल्यू नहीं समझी जाती। तो यहाँ पावर स्ट्रक्चर में हम यही देखते हैं कि जो वेतन लाता है या जो पैसे कमाता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, घर में भी और राष्ट्र में भी बढ़ जाती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक वैल्यू को बढ़ा रहा है या कंट्रीब्यूट कर रहा है। मगर उसी तरफ हम देखते हैं कि जो महिला है वो कहीं पर भी कोई इकोनॉमिक वैल्यू ऐड नहीं कर रही है। इसलिए जो पावर है वो शुरू से पुरुषों के हाथों में है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वह भी यही बताता है, जो कि मेल डोमिनेशन की बात करता है या पितृसत्ता की बात करता है या पुरुषों के पावर की बात करता है, कि इसी कारणों से समाज में जो पुरुषों का स्थान ऊंचा है, क्योंकि वह बाहर काम करते हैं और वेतन लाते हैं और उनकी अपना एक अलग छवि बन के निकल के आती है। उनको समाज में एक वैल्यू मिलता है। हमें ये लगता है कि वह राष्ट्र की उन्नति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। और वहीं दूसरी हाथ हम ये देखते हैं कि महिलाएं कोई भी योगदान नहीं दे रही हैं, जबकि यह गलत है। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड पॉइंट जो है वो है सोशल प्रैक्टिसेस के। यहाँ हम सोशल प्रैक्टिसेस के बारे में देखेंगे। यहाँ हम सोशल प्रैक्टिसेस या कहीं समाज में व्याप्त कुरीतियों के बारे में देखेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्राचीन काल से ही नारियां सती प्रथा, पर्दा प्रथा तथा दहेज प्रथा जैसे अन्य प्रथाओं से इनका शोषण किया जा रहा है और आज हम स्त्रियां 21वीं सदी में भी ऐसी ही प्रथाओं और रीति रिवाजों को करने के लिए मजबूर हैं। इसका उदाहरण हम राजस्थान के गांव में देखते हैं, जहां संपत्ति का बंटवारा ना हो इसके लिए वहां दो भाइयों का विवाह एक युवती से कर दिया जाता है ताकि संपत्ति अधिक भागों में ना बटे। दूसरा उदाहरण महाराष्ट्र के गांव का है और यही स्थिति हम राजस्थान में भी पाते हैं कि वहाँ के गांव में भी जलपत्नियाँ होती हैं या इन्हें हम वाटर वाइब्स या वाटर ब्राइड्स के नाम से भी जानते हैं। महाराष्ट्र और राजस्थान एक सूखाग्रस्त राज्य है। यहाँ के एक गांव में पुरुष कई महिलाओं से विवाह करता है या कहीं बहुविवाह करता है। इन महिलाओं का महत्व पानी के वाहक होने की है।
परिवार में उनकी भूमिका बाल्टियाँ और पानी के बर्तन के संदर्भ में वज़न सक्षम से है, जिसे वह रोज़ ला सकती हैं। इन महिलाओं को गांव के 140 किलोमीटर दूर से पानी लाने का कार्य करना होता है। जैसे जैसे इन इलाकों में पानी सूखता जाता है, वैसे वैसे ये दूरियां बढ़ती जाती हैं। जब एक स्त्री गर्भवती हो जाती है या कमज़ोर बूढ़ी हो जाती है तो दूसरी महिला ब्याह ली जाती है। यह महिलाओं की दशा देखकर दुख होता है, जहाँ उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जहाँ ये सिर्फ पुरुष के लिए एक वस्तु के समान है, जिसकी उपयोगिता खत्म होने पर उन्हें दूसरी महिला लाकर बदल दिया जाता है या कहीं के रिप्लेस कर दिया जाता है। यहाँ ये प्रश्न उठता है, क्या नारी का कोई अस्तित्व ही नहीं है? वह सिर्फ एक घर की चार दीवारी तक सीमित है। आजकल वाटर वाइफ्स, वाटर ब्राइड्स के नाम से सोशल मीडिया में अनेक फिल्में और डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ बन रही हैं और इन पर कई सवाल उठ रहे हैं। इन्हीं सब सवालों के उत्तर में नारीवाद नारियों के अस्तित्व और उसके समाज में उनके अधिकारों की मांग करती है कि इस तरह वाटर वाइफ्स का और शोषण ना हो और वे सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करें। अब हम फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जो है सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, या हम कहें सामाजिक संस्थाओं के बारे में। तो हम देखते हैं कि सबसे छोटी इकाई समाज की है परिवार, जहाँ से एक बच्चा अपने पूरे जीवन की सीख लेता है। और हमने शुरू में ही देखा कि एक परिवार में किस तरीके से लड़के और लड़कियों के बीच में भेदभाव किया जाता है, और इसी भेदभाव के चलते आज भी नारी स्वयं निर्णय नहीं ले पाती और कहीं ना कहीं आज भी वो हीन भावना से ग्रसित है। पर समय के साथ ये चीज़ें भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है और आज हम देखते हैं कि आज के समय में महिलाओं ने काफ़ी तरक्की कर ली है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों की जो सोच है वो नहीं बदली है। उन्हें लगता है कि घर से जुड़े कामों को करना सिर्फ महिलाओं की ही जिम्मेदारी है। भारतीय परिवार में अक्सर देखने को मिलता है कि पुरुष और महिलाओं दोनों के वर्किंग होने के बाद भी तथा बड़े पदों पर काम करने के बावजूद भी घर के कामों का जो जिम्मा है वो सिर्फ महिलाएं संभालती हैं और पुरुष आराम से नेट सर्फिंग का मज़ा लेते हैं और वे अपने पसंद के कुछ महत्वपूर्ण कार्य खोज कर लेते हैं। यह स्थिति परिवार में असंतुलन पैदा करती है और इससे महिलाओं में असंतोष बढ़ जाता है। ये जो स्थितियां हैं ये महिलाओं में असंतोष तो पैदा करती ही है, साथ में पुरुषों के जीवन में भी परेशानी शुरू हो जाती है। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि महिलाओं और पुरुषों दोनों को समान रूप से रिलैक्स करने और ब्रेक लेने के मौके मिले और दोनों ज़िंदगी को खुशगवार तरीके से जी सकें। इसी के मद्देनज़र स्पेन के एक स्कूल में एक अनूठी पहल शुरू की गई है। यहाँ हम देखते हैं कि स्पेन के एक स्कूल में जो समाज में व्याप्त लिंग भेद को ख़त्म करने के लिए एक नया प्रयास किया गया है। इस स्कूल में लिंग भेद को ख़त्म करने के लिए लड़कों को घर के बेसिक काम सिखाए जाते हैं, जैसे कि घर की सफाई करना, खाना पकाना, कपड़े सिलना, कपड़े धोना, कपड़े प्रेस करना आदि। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ शामिल है। आजकल हम देखते हैं कि भारतीय विज्ञापनों में भी इसकी शुरुआत हो गई है।
जैसे कि विम बार के ऐड में हम देखते हैं, सर्फ एक्सेल के ऐड में देखते हैं, जहाँ पर लड़कों को बेसिक कार्य सिखाया जा रहा है। मेरा ये कहना है कि अगर इस तरह के प्रयोग भारत में भी शुरू कर दिए जाएं तो निश्चित रूप से इनमें महिलाओं का जो जीवन है वो बेहतर बनेगा, उनका जो तनाव है वो कम होगा और वे ज़्यादा रिलैक्स होंगी। इस तरह के प्रयास से महिलाओं के जीवन को आसान बनाने की दिशा में बड़ी मदद मिलेगी और उनका वर्क लाइफ बैलेंस भी बना रहेगा। यहाँ पर हम बात करेंगे एक नए टर्म की, वो है सेक्सिज्म या लिंगवाद। देखिए यहाँ सेक्सिज्म क्या कहता है। सेक्सिज्म क्या है? एक आइडियोलॉजी है दैट वन जेंडर इज़ सुपीरियर टू अनदर। तो यहाँ पे बता रहा है कि जो एक जेंडर है वो दूसरे से क्या बता रहा है? सुपीरियर है या बेहतर है। तो या इसको हिंदी में समझते हैं, यहाँ लिखा है कि विचारधारा यह है कि एक लिंग दूसरे से बेहतर है। यहाँ पे इसके दो मुख्य पॉइंट देखते हैं। पहला है सेक्सुअल हैरेसमेंट या यौन उत्पीड़न और दूसरा है सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पे हमें दो पिक्चर्स दिख रहे हैं। एक पिक्चर में हम देख रहे हैं कि जो मेल है वो फीमेल को सेक्सुअली हैरेस कर रहा है या यौन उत्पीड़न दे रहा है, और दूसरे इमेज में हम देख रहे हैं कि एक महिला है जो एक पुरुष को सेक्सुअली हैरेस कर रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों चीज़ें हो सकती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एक जेंडर है वो दूसरे जेंडर के ऊपर सुपीरियर है या अपने आप को बेहतर दिखा रहा है और उसको यौन उत्पीड़न दे रहा है। अब आगे की स्लाइड में हम समझते हैं कि ये सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या है एंड सेक्सुअल कंसेंट क्या है। अब यहाँ पर हम इन दो टर्म्स को समझेंगे। पहला टर्म है सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये यौन शोषण क्या है। किसी की रजामंदी के बगैर या उसके मना करने के बावजूद उसके साथ यौन संबंध बनाने या बातों, इशारों, तस्वीरों इत्यादि के जरिए यौन इच्छा प्रकट करने को यौन शोषण कहते हैं या सेक्सुअल हैरेसमेंट कहते हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण हम पिंक मूवी में देख सकते हैं, जहाँ पर नो का मतलब नो, नहीं का मतलब नहीं बहुत अच्छे से समझाया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं यौनिक रजामंदी क्या है, जिसे हम कहते हैं सेक्सुअल कंसेंट। ये शब्द बहुत ही नया है, सेक्सुअल कंसेंट या यौनिक रजामंदी। यौनिक रजामंदी तभी होती है जब कोई इंसान अपनी मर्जी से और बिना किसी दबाव या ज़बरदस्ती के किसी के साथ यौन संबंध बनाने का फैसला करता है। रजामंदी के बगैर बनाया गया यौन संबंध बलात्कार कहलाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आफ्टर मैरिज भी अगर आप सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए, यौन संबंध बनाने के लिए रजामंद नहीं है या आपकी रजामंदी नहीं है, तो कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता या आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। तो दिस इज़ कॉल्ड एज अ सेक्सुअल कंसेंट। अब आगे के स्लाइड को देखते हैं।